हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीटॉला में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद में एक नए टॉपिक के साथ है। शिक्षा विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके बाद में दो टॉपिक और बचे हैं, मनोविज्ञान के और रीट पात्रता, आने वाली पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो एक तो जो दो टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट होने के बाद में मनोविज्ञान का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान, इसकी अर्थ परिभाषा, इनकी चर्चा करेंगे, जो आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ऊपर लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। अब शुरुआत करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। एक विद्यालय में एक शिक्षक के सामने जब कोई समस्या पैदा हो जाती है तो उस समस्या के समय तत्काल समाधान प्राप्त करने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर बताया गया है कि जब विद्यालय के अंदर एक शिक्षक होता है और उसके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को तुरंत उस समस्या की उसी वक्त समाधान करता है। तो उस समाधान करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द की पहली जो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च है, उसका पहली बार प्रयोग बकिंगम ने किया था। लेकिन इसका उपयोग करने का श्रेय, मतलब प्रयोग तो बकिंगम ने किया था और श्रेय किसको जाता है इसका? कोलियर को जाता है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान को बनाया। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। बकिंगम की बुक का नाम था रिसर्च फॉर टीचर। और कोलियर ने जो क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया था वो सैन्य क्षेत्रों के लिए किया था। इसके बाद है 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विचार 1953 में अमेरिकी शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे ने दिया, जिन्हें शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहते हैं। यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में 1953 में अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे स्टीफन एम कोरे, जो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक भी कहलाते हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयोग करता है किसी समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करता है। स्टीफन कोरे की बुक का नाम था कोरे की विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार। मुंदरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की वह विधि है जिसमें प्राप्त निष्कर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर निर्भर होते हैं। मौलिक के अनुसार एक विद्यालय में शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से तत्काल समाधान चाहने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। नोट: मौली पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापक, शिक्षक, प्रबंधन एवं प्रशासक का किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कालिक समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त करना। नेक्स्ट है विद्यालय के यांत्रिक वातावरण को समाप्त कर लोकतांत्रिक वातावरण पैदा करना। नेक्स्ट, नियमित शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बनाए रखना। इसके बाद है बालकों से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना। नेक्स्ट है विद्यालयों के परिणामों में सुधार करना। इसके नेक्स्ट है बालक एवं शिक्षकों के बीच दूरियां कम करना। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना। ये टोटल 7 पॉइंट क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में है। इसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। पाठ्यक्रम विकास हो गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विकास, बालकों का स्वास्थ्य, बालकों में अनुशासन, विद्यालय में भौतिक संसाधन व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था, पाठ्यचर्या संबंधित कार्य, शिक्षण सहायक सामग्री संबंधित कार्य, परिणामों संबंधित कार्य।
क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली समस्याएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। शिक्षण से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, बाल व्यवहार से संबंधित, विद्यालय संगठन एवं प्रशासन से संबंधित और पाठ्यांतर से संबंधित। ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली 5 समस्याएं होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं? लेस्टर एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान होते हैं। फर्स्ट है समस्या का ज्ञान, सेकंड है समस्या का चयन, थर्ड है सुझाव एवं परिकल्पना का निर्माण, फोर्थ है तथ्यों का संग्रह, फिफ्थ है कार्यों का क्रियान्वयन, सिक्स है तथ्यों पर आधारित परिणामों की प्राप्ति और सेवन है दूसरों के परिणाम देखना। ये 7 क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है। इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हम उसके अर्थ के बारे में पता करेंगे और उसके कार्य क्या होते हैं, मापन क्यों आवश्यक है, किस प्रकार के हैं और मापन के कार्य क्या होते हैं, मूल्यांकन से क्या संबंध है, अंतर। ये हम रीट एग्जाम के लिए निष्कर्ष करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। मापन एवं मूल्यांकन। मापन क्या है? मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्य प्लस अंकन होता है। मूल्य प्लस अंकन होता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में किसी अवलोकन या निष्पत्ति के आधार पर जब किसी बालक के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, इसलिए मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय निर्णय लेना या निर्णय देना होता है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर शिक्षण अधिगम हो गया, मूल्यांकन हो गया और अधिगम व्यवहार हो गया। शैक्षिक प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी एक सतत निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली समग्र एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की विशेषताएं: व्यापकता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उद्देश्य मूलकता और व्यावहारिकता होती है। व्यापकता क्या है? किसी भी मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए किया जाने वाले परीक्षण क्या कहलाता है? व्यापकता। वैधता, जिस क्षेत्र या उद्देश्य के लिए मूल्यांकन हो रहा है उसी के बारे में परीक्षण किया जाना। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बार बार जांच करने पर भी परिणामों में किसी प्रकार का कोई अंतर या बदलाव नहीं आता है तो यह उस मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता, जब एक ही शिक्षक अनेक बालकों की जांच करता है लेकिन उस शिक्षक की आदत, रुचि एवं मनोवृत्ति का बालकों के मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं आता, वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट है उद्देश्य मूलकता। किसी भी मूल्यांकन में उसका निश्चित उद्देश्य समाहित होता है, उसी की पूर्ति की दिशा में जांच होना। व्यावहारिकता, जब मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य व्यवहार के अनुरूप होता है तो यह उस मूल्यांकन की व्यावहारिकता होती है। मापन। मापन क्या होता है? मूल्यांकन या अंकन आकलन के माध्यम से जब किसी निष्कर्ष या निर्णय को प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर उसे संख्याओं की मदद से प्रकट करना होता है, इसे ही मापन कहते हैं। मापन मूल्यांकन के सबसे अंत में उपयोग में आने वाला विचार है, अर्थात मूल्यांकन का अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया: अधिगम व्यवहार हो गया, मापन हो गया और जांच परीक्षण हो गया। मूल्यांकन व मापन में अंतर है। मूल्यांकन एवल्यूएशन और मापन मेजरमेंट। मूल्यांकन होता है शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है, मापन मूल्यांकन का अंग होता है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है जबकि मापन एक पक्षीय होता है। मूल्यांकन में व्यापक अवधारणा होती है और मापन में संकुचित अवधारणा होती है। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मापन मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया होती है जबकि मापन समय विशेष की प्रक्रिया पर होता है। मूल्यांकन परिवर्तनशील होता है जबकि मापन अपरिवर्तनीय होता है। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करता है जबकि मापन केवल परिणामों को अभिव्यक्त करता है। सतत समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवल्यूएशन CCE। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 की अभिशंसा के अनुसार वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक सतत पर्यंत छोटी छोटी परीक्षाओं के माध्यम से बालक का परीक्षण किया जाता है, जिसमें केवल किताबी ज्ञान को ही नहीं देखा जाता बल्कि उस बालक के शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं सहशैक्षणिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है।
यहाँ सतत का अभिप्राय है निर्धारण की गई नियमितता, इकाई, परीक्षणों की आवर्ती, शैक्षिक कमियों का निदान, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः परीक्षण एवं शिक्षार्थी का नियमित मूल्यांकन करना। मूल्यांकन एक समग्र एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बालक को वर्ष पर्यंत उसकी उपलब्धियों के आधार पर परखा जाता है। सीसीई मूल्यांकन के तहत दो तरह के परीक्षण आयोजित होते हैं: फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक मूल्यांकन और समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन। एफ ए निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मकता, यह परीक्षण विद्यालय स्तर पर शिक्षण के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं तथा एक सत्र में 40% अंकों के लिए 4 बार आयोजित होते हैं। इनकी प्रकृति मौखिक प्रकार की होती है। एस योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यह विभाग की व्यवस्थाओं के आधार पर होने वाले परीक्षण हैं जो लिखित प्रकार के होते हैं तथा 60% अंकों के लिए एक सत्र में 3 बार आयोजित होते हैं। इनमें एक परीक्षण में पूछे गए पाठ्यक्रम को दूसरे परीक्षण में नहीं पूछा जाता है। सीसीई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवल्यूएशन। इसमें क्या है? बालक की प्रकृति को जानना, शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति को जानना, भय मुक्त परीक्षण का आयोजन करना, शैक्षिक प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, छात्रों को उचित मार्गदर्शन देना, विद्यार्थियों में आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में जानना। मूल्यांकन के क्षेत्र है: शैक्षिक क्षेत्र अकादमिक निष्पत्ति क्षेत्र होता है, शैक्षिक क्षेत्र जीवन कौशल अभिवर्ती मूल्य होता है और शैक्षणिक में शारीरिक शिक्षा, सृजनात्मक कार्य, वैज्ञानिक व आईसीटी कौशल होता है। उपलब्धि परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण। एक शिक्षक शिक्षण कार्य करने के बाद जब अपने बालकों में आवश्यक शैक्षिक परिवर्तन हुए या नहीं के बारे में जानना चाहता है। सामान्यतः इनके द्वारा एक बालक जो आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाता उसकी पहचान करना एवं उसे समस्यात्मक बालक के रूप में चिन्हित करना होता है। ईबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल एवं क्षमता का मापन करता है। सुपर के अनुसार एक उपलब्धि परीक्षण यही ज्ञात करने के लिए आयोजित किया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या और कितना सीखा तथा वह किसी कार्य को किस प्रकार से कर लेता है। फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार से व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध अथवा क्षमता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य: समस्यात्मक बालकों की पहचान करना, शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यमूलक बनाना, नेक्स्ट समस्यात्मक बाल का उचित मार्गदर्शन करना, नेक्स्ट शिक्षण कार्य में सुधार करना, इसके बाद है विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना और शिक्षण अधिगम से संबंधित श्रेष्ठ परिस्थितियों का निर्माण करना। उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार: मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण ऐसी प्रणाली जिसमें किसी निश्चित मानक या मूल्यांकन व्यवहार का उपयोग किया जाता है तथा जिससे प्राप्त होने वाले परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं, उसको मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार अमानकीकृत, अप्रमाणीकृत यानी जिसमें परिणाम होता है वो अविश्वसनीय होता है। जैसे जिन परीक्षणों में किसी निश्चित मानक का उपयोग नहीं किया जाता है जिसके कारण इन परीक्षणों के परिणाम सामान्यतः विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अमानकीकृत प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाते हैं। निदानात्मक परीक्षण बालकों में सामान्य समस्या के कारणों का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर जब समस्यात्मक बालकों के रूप में कुछ बालकों की पहचान कर ली जाती है तो चाहिए एक ही बालक समस्यात्मक होने पर भी उसकी समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का आयोजन किया जाता है, अर्थात यह परीक्षण समस्या के कारण जानने पर केंद्रित रहता है। उपचारात्मक परीक्षण उपचार करना। निदान के बाद उपचार। निदानात्मक परीक्षण के बाद बालकों में समस्या कारणों का उपचार या समाप्त करना। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जब समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों का पता लगा दिया जाता है तो फिर उन कारणों को दूर करते हुए बालक को दोबारा से विशिक्षण कार्य करते हुए आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाने का प्रयास किया जाता है। इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ये क्रियात्मक अनुसंधान एवं उसके साथ ही मापन एवं मूल्यांकन का
टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम जो 2 टॉपिक और बचे हैं मनोविज्ञान के आने वाली रीट पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट के लिए, तो उन 2 टॉपिकों को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम सामान्य विज्ञान का नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, नए सब्जेक्ट का नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को अपने जो रीट लेवल फर्स्ट प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।